एक समय की बात है, हरिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे, रतनलाल और सुशील। रतनलाल जो कि बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और उधर उसी का छोटा भाई सुशील बहुत ही गरीब व्यक्ति था। सुशील दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपना किसी तरह घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद उसने बड़ी ही चालाकी से माँ बाप का सारा धन और सारी जमीन हड़प लिया और सुशील को एक छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन भी रतनलाल इतना धन पाकर भी खुश नहीं था और अब उसकी नजर अपने छोटे भाई सुशील के जमीन पर थी। वह किसी भी तरह उसके जमीन को हड़पने की फिराक में था, क्योंकि सुशील की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या बिना कुछ ज्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। सुशील उसी जमीन के बदौलत ही अपने बेटे रमेश को शहर में पढ़ा रहा था। ऐसे ही एक दिन रामलाल सुशील के पास आता है। सुशील अपने खेत में काम कर रहा होता है। अरे सुशील, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी सी कम जमीन में खेती करके तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके लिए पैसे कैसे जोड़ पाओगे? वो तो है भैया, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम ना भी हो पाया तो मैं लोन ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा ताकि उसको मेरी तरह दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई सुशील, तू कैसी बात कर रहा है? तू मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भैया मैं तो समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के लिए तुम्हें जो भी पैसे चाहिए, वह पैसे तुम मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे भैया, मैंने आज तक आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले लेना और बदले में अपने खेत को मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे कि बाकी गांव वाले रखते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपके पास मेरा खेत गिरवी नहीं रख सकता। इसी खेत की बदौलत ही तो मैंने मेरे बेटे रमेश को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरा घर का गुजारा मात्र यही एक खेत है। भैया मुझे माफ करना, मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता और मुझे पूरा विश्वास है मैं इसी खेत से ही एक दिन मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। यह सुनते ही रतनलाल वहाँ से बहुत गुस्से में अपने घर चला जाता है। वह कुछ भी नहीं कर सका और सुशील भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रतनलाल, तुझे कैसे न कैसे करके उस सुशील से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। रतनलाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि सुशील की जमीन को कैसे लिया जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वह सुशील के घर चला जाता है। अरे सुशील भाई, मुझे तुम्हारी खुदगर्जी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे और तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो मेरी मदद लोगे। ठीक है भैया, बताइए आप मुझसे क्या बोलना चाहते हो? भाई तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 4 गुना बड़ी है। एक काम करो, कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसों से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे और बदले में जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास रह जाएगी। सुशील ना चाहते हुए भी बड़े भाई रतनलाल की बात मान जाता है। अच्छा ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। रतनलाल बड़ी ही चालाकी से अपने छोटे भाई सुशील से कागजात पर अंगूठा लगवा लेता है, क्योंकि सुशील को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वह उस बात से अनजान था कि उन कागजात पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
ऐसे ही एक दिन जब सुशील उस जमीन पर काम कर रहा होता है, अरे भाई चलो आज का तो काम खत्म हुआ। मैं बाजार से लाए सारे पौधों को पूरे खेत में लगा दिया हूँ। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। इन्हें मैं कल सुबह फटाफट आकर सींच दूंगा। चलो मैं भी अब घर चलता हूँ। बहुत थकान हो रही है, साथ ही साथ बहुत जोरों की भूख भी लगी है। आज भाग्यवान को बोलूंगा मस्त मटर की सब्जी बनाए, फिर खाकर आराम से रात को सो जाऊंगा। चलो भाई। इतना कहकर सुशील खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। और अगले दिन फिर सुबह सुबह सुशील अपने खेत में वापस आकर देखता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है। उसके सारे पौधे मर चुके थे। उसे पता चलता है कि उसके भैया ने उसे ठग लिया है। यह तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे करूँगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला। यह तो एक बंजर जमीन है। चलो चलो, अभी भैया के पास जाता हूँ और बोलूंगा मेरा खेत मुझे वापस लौटा दीजिए। सुशील अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन को लेकर वह अपने भैया रतन लाल के घर चला जाता है। अरे भैया, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपकी जमीन एक बंजर जमीन है। इसलिए आप मुझे मेरी जमीन वापस लौटा दीजिए। क्या रे सुशील, पहले तू ये बता तू किससे पूछ के अंदर आया? और तुम यह मत भूलो, तुमने इन पेपर पर अंगूठा लगाया था और इन पेपर पर साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन अब मेरी है, और वो भी तुम्हारी सहमति से। हमने अपनी जमीन अदली बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपनी उस बंजर जमीन पर खेती करो, और चल निकल यहाँ से। और दोबारा यहाँ आया तो तेरे ऊपर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर सुशील का अंगूठा लगाने के कारण सुशील कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दुखी होकर वहाँ से अपने घर चला गया। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रमेश शहर से गांव अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, कृपया मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा मुझे माफ करना, घर में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अभी मैं तुम्हारा फीस नहीं दे सकता हूँ। मैं क्या करूँ? घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। सुशील सारी बात अपने बेटे को बता देता है। मुझे माफ करना बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा आय का स्रोत अब कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आकर समस्या का हल निकालता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं आता हूँ। पढ़ाई की फीस समय पर न मिलने के कारण रमेश को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अरे वाह भाई वाह, आहा, गांव का वातावरण मजा ही आ गया। शहर में रह के सिर्फ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। कितना शुद्ध वातावरण है भाई। अरे क्या हो भैया, हरिपुर चलिएगा क्या? मैं भी वही जा रहा हूँ भाई, सामान रख दो पीछे। घर पहुंचने के बाद सुशील रमेश को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह रतन लाल ने उसकी जमीन हड़प ली। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा करिए। रमेश सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों रात होने तक का इंतजार करते हैं। रात के 11 बज चुके थे। सारे गांव वाले सो रहे होते हैं कि तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़े लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत जाकर दोनों बाप बेटे दोनों घड़ों को जगह जगह जमीन खोदकर दफना देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा हो जाता है कि खेती की खुदाई के दौरान
सुशील के खेत से 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ सुशील की ही चर्चा हो रही होती है। अरे भाइयों, तुम लोगों ने सुना कि आज सुशील के खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकला है। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। सच में 2 घड़ी निकले हैं, वह भी सोने के सिक्कों से भरे हुए। अरे लेकिन भाइयों, वह तो एक बंजर जमीन थी ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं उगता था, तो खजाना कैसे निकल गया भाई? अरे नदीम भाई, खजाना ऐसे ही जगह में ही तो निकलते हैं। अब सुशील उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाएगा। उस सुशील की तो किस्मत ही चमक गई। ये सुनकर रतनलाल बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसे हो सकता है? उस बेकार सी बंजर जमीन पर सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है, वो भी 2-2? मतलब रतनलाल, उस जमीन पर और भी खजाने हो सकते हैं। इससे पहले कि वह सुशील सारे घड़े खोदकर जमीन से निकाल ले, मुझे उससे अपनी जमीन वापस लेनी पड़ेगी। रतनलाल तुरंत बौखलाते हुए सुशील के घर चला जाता है। अरे सुशील भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। पर भैया, हमने तो वह जमीन आपस में अदली बदली कर ली थी ना, और अब आपकी जमीन मेरी है और मेरी जमीन आपकी, और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवाया था, और अब भला आप मुझसे वह जमीन क्यों मांग रहे हो? अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक पढ़ा सको। और यह देखो, यह रहे उस जमीन के पेपर। अब मुझे तुम मेरी जमीन वापस कर दो। रमेश रतनलाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। क्या शर्त है? क्या शर्त है? अरे रमेश बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, तुम बस मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। आपको हमारी जमीन वापस करनी होगी, और साथ ही साथ जमीन लेने के लिए आपको हमें 10 लाख रुपए भी देने होंगे, तभी हम आपको वह जमीन वापस करेंगे, और यह सब काम कागजात पर लिखित होगा। ये सुनकर रतनलाल मन ही मन सोचता है, अरे इन दोनों बाप बेटे बेवकूफों को क्या पता उन सोने की सिक्कों की कीमत। बेचारे 10 लाख के पीछे पड़े हैं बेवकूफ कहीं के। मैं उन सिक्कों को बेचकर एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ, मुझे सारी शर्तें तुम्हारी मंजूर है। मैं कल ही तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम्हारे कागजात पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन रतनलाल कागजात पर साइन कर देता है और साथ ही साथ सुशील को सूटकेस से भरा 10 लाख रुपए भी दे देता है। सारा काम हो जाने के बाद रतनलाल तुरंत ही अपने नौकर गोवर्धन को अपने खेत में लेकर जाता है। सुनो गोवर्धन, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल कर दो। जी हुजूर। गोवर्धन खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। ये देखकर रतनलाल बहुत चिंतित होने लगता है। गोवर्धन, देखो कुछ मिला क्या? नहीं हुजूर, मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है, लेकिन मुझे अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब उन दोनों बाप बेटों ने मुझे बड़ी ही चालाकी से ठग लिया, साथ ही साथ जमीन के साथ मेरे से 10 लाख रुपये भी ले लिए। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। बेचारा रतनलाल अपने आप को कोसने लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ आखिर में बुरा ही होता है। और हाँ, रमेश ने दोनों घड़ों में नकली सोने का सिक्का डाला हुआ था जो वह शहर से लाया था। वीडियो को लाइक और आप सभी के चैनल